हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीम केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और जैसा कि आपको पता है या आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो प्रीवियस वीडियो में हमने रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल था उसकी लिमिटेशंस, उसके ड्रॉबैक्स, उसमें क्या कमियां थी वो सब जाने। उसके बाद उन ड्रॉबैक्स को या उन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो उनमें से मुख्य प्रयास था नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल जो हमने पढ़ा। बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता चली कि एटॉम के जो सारे फीचर्स हैं उसके बारे में पता चला। ओके, बहुत अच्छे काम किए गए नील्स बोर के द्वारा। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्टेबिलिटी के ऊपर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि एटॉम स्टेबल क्यों हो रहा है, जो कि पहले एक्सप्लेन नहीं किया जा सका था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नील्स बोर के द्वारा एक्सप्लेन की गई। उसके बावजूद भी बाद में उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए, लेकिन सबसे पहले उसके हाईलाइट्स जो कि मींस उसके सक्सेस था, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, तो सबसे पहला जो हमने जैसे कि आपको हम करते आ रहे हैं कुछ प्रीवियस वीडियो से, जो हमारे नोट्स होते हैं जो हमको एक्सप्लेन करना होता है, हम आपके समय की बचत के लिए पहले बोर्ड पे मेंशन करते हैं, उसके बाद इन बातों पर डिस्कशन करते हैं। तो सक्सेस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल जो क्या था, उसके मेन हाइलाइट्स क्या थे, सक्सेस क्या था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला सक्सेस जो हमारा था, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, जो कि हमने पहले से भी डिस्कस कर रखा है कि उन्होंने किसी भी एटम की स्टेबिलिटी जो है वो क्यों है और कैसे है, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। जैसे कि उन्होंने बताया था कि एक वो फिक्स्ड ऑर्बिटल में घूमते हैं, फिक्स्ड वृत्ताकार पथ होता है जिसमें कोई एनर्जी का लॉस होता है, ना ही एनर्जी गेन करता है। तो इस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, वो किसी न्यूक्लियस में जाकर कभी भी नहीं गिरता। राइट। अगला, एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आते, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आते। तो उसके बारे में भी स्टडीज की गई और उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन एक एटम लिया, एक स्पेसिमेन के तौर पे, एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने हाइड्रोजन पे काम किया और उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी की। और उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो किस तरीके से प्राप्त होता है, लीनियर स्पेक्ट्रम नहीं होके लीनियर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलते हैं और उसमें अलग अलग फील्ड होते हैं, जैसे कि लाइमन, बामर, पास्चन और ब्रैकेन एंड फुंड, ये एरिया होते हैं जहां पर अलग अलग जो लाइट होती है उसका स्पेक्ट्रम का एरिया अलग अलग होता है। ओके, सो लेटर ऑन इसके बारे में भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका अलग से एक टॉपिक हम कवर करेंगे। ओके, अगला, help in calculation of energy of the electron in a particular orbit of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम है, उसके पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को भी कैलकुलेट उनके द्वारा किया गया। जो कि आपने पता है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑर्बिट होती है पर्टिकुलर, राइट। जैसे ये n इज इक्वल टू हमने पढ़ा है 1, जिसको हम k कहते हैं। फिर n इज इक्वल टू जो 2 है, ओके, उसको हमने k l m n इस तरीके से ये n इज इक्वल टू अगर 3 होता है तो m बोला था हमने, n इज इक्वल टू अगर 4 है तो ये n कहलाता है। ओके, तो इस तरीके से इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, तो इसको भी एनर्जी को कैलकुलेट करने में उन्होंने बहुत ही योगदान दिया है, बहुत ही सक्सेस रहा ये मॉडल। ओके, अगला है हमारा जो फोर्थ इसकी सक्सेस, कैलकुलेटेड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। और जो उन्होंने रेडियस होती है, ओके, किसी भी एटम की रेडियस, तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम की रेडियस को कैलकुलेट किया। और हाइड्रोजन की जो और उसके हाइड्रोजन के जैसे एटम जो जितने होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम जिसको कहते हैं, उनकी भी रेडियस उन्होंने कैलकुलेट किया और लेटर ऑन उसको बोहर्स रेडियस के नाम से जाना गया। ठीक है, दैट रेडियस वाज नोन कॉल्ड बोहर्स रेडियस। ठीक है, इस तरीके से उसको बोहर रेडियस के नाम से जाना गया। ओके, हमारा जो अगला सक्सेस है, कैलकुलेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन प्लस लाइक एटम। ओके, सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी गैसियस, जो आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है ना, उसको कुछ एनर्जी देने के बाद में उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है और दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। वो मिनिमम सबसे कम एनर्जी जो होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, सो जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस के जैसे जो एटम थे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने में भी उनको सफलता मिली थी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो है बोहर्स का एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने में।
बावजूद इसके इतने सारे इतने अच्छे अच्छे सक्सेसफुल जो पॉइंट आपने देखा, उसके बावजूद भी लेटर ऑन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। चूंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि हाइड्रोजन एटम जैसे ही एटम्स पे उन्होंने काम किया जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम था, और दूसरे एटम्स थे जो थे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाले एटम, उस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए, और बाद में यही कारण बना कि उनके जो बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी असफलता का कारण भी यही रहा। ओके, सो वीडियो में आगे हम बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के जो लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स था या असफलता रही, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो तब तक के आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल की सफलता के बाद कुछ स्टडीज की गई, और सबसे बड़ा जो यहाँ टर्निंग पॉइंट आया कि हाइजेनबर्ग नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी जो पार्टिकुलेट होता है, पदार्थ होता है या कोई पार्टिकल होता है, उसके अनसर्टिनिटी के बारे में थ्योरी दे दिया। ओके, तो उन्होंने बोला, उनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया कि कोई भी जो पर्टिकुलर पार्टिकल है उसकी जो स्थिति है, ओके, और उसकी वेलोसिटी है, वेग है, उन दोनों को एक साथ डिफाइन करना मुश्किल है। ओके, असंभव है, अनिश्चित है, ऐसा कहा गया। तो इस दौरान जो किसी ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी स्थिति, पोजीशन होगी और उसकी जो वेलोसिटी होगी, उनको एक साथ निर्धारित करना कठिन रहा, जो कि बोर के एटॉमिक मॉडल में उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर आ गया। ओके, उसके बाद एक और जो थ्योरी आई कि जो कोई भी पार्टिकुलर पार्टिकल होता है उसके ड्यूअल नेचर पाया जाता है, वो द्वैती प्रकृति का होता है, दो प्रकार के नेचर वो रखता है। कभी वो किसी पर्टिकुलर कण के जैसा बिहेव करता है, तो कभी किसी वेव की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से दो नेचर, ड्यूअल नेचर, जिसको हम ड्यूअल नेचर के नाम से जानते हैं, वो किसी कण में पाया जाता है, ऐसा लेटर ऑन बताया गया। अब इस दौरान नील्स बोर ने इस चीज को फॉलो नहीं किया था, और उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया हाइड्रोजन एटम पे किया। तो इन छोटी छोटी चीजों के कारण ये जो मॉडल है उनमें कुछ ड्रॉबैक्स आए, लिमिटेशंस रही, और इस तरीके से कुछ हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का पालन नहीं हुआ यहाँ पे, जो कि मैंने अभी बताया हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में। ठीक है, दूसरा, पदार्थ की द्वैती प्रकृति का भी यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि कोई पदार्थ होता है, कोई भी कण होता है, उसके ड्यूअल नेचर होता है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी कभी वेव की तरह बिहेव करेगा तो कभी कण की तरह बिहेव करेगा। उस दौरान उसकी स्टेबिलिटी पे भी क्वेश्चन आए, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी गई। ठीक है, तीसरा है परमाणु के स्पेक्ट्रम पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को नहीं समझाया गया, जिसको कि स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। स्टार्क इफेक्ट पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो स्टार्क इफेक्ट जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वहां, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा स्पेक्ट्रम के ऊपर, किसी जो जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसके स्पेक्ट्रम के ऊपर अलग, अगर आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है या जनरेट होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट उस पर आने वाला है, यह भी एक्सप्लेन यहाँ नहीं किया गया था। ठीक है, अगला जो है ड्रॉबैक वो था कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर भी आती है कि उन्होंने तो सिर्फ हाइड्रोजन को मान लिया, जबकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जिनके पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब उनका स्पेक्ट्रम लिया जाएगा तो उनकी क्या पोजीशन रहेगी, क्या उसके जो आउटकम्स रहेंगे, वो नहीं बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम को ये नहीं समझा पाए, उनके लाइन स्पेक्ट्रम पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, दूसरे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले होंगे जो एटम, उनका लाइन स्पेक्ट्रम आएगा कैसा, इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। तो इस तरीके से बहुत सक्सेसफुल होने के बाद भी इस प्रिंसिपल के भी, इस थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक आए। अगर ड्रॉबैक आए तो इसको भी ओवरकम किया गया होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और सारी बातें हम पढ़ेंगे, जो कि क्वांटम नंबर्स के ऊपर जो रहेगा, आधारित रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा या फिर कोई और दूसरे टॉपिक हम सूटेबल रहेगा वो कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के आप ये पढ़िए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नोट्स बनाइए और अपने नोट्स को सुरक्षित रखो, ताकि आगे आपको जब भी पढ़ेंगे आप उसमें काम आएगा। ठीक है, और अगली बात ये बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका अगर आपको लगता है कि आपके जो कोर्स है उसमें सूट कर रहा है, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा जो हौसला है वो थोड़ा बढ़ेगा, उससे हमको मोटिवेशन भी मिलेंगे आपके लाइक्स और कमेंट्स। जो अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो अच्छा है तो लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो उद्देश्य है कि आप तक ये वीडियो पहुंचे और आपकी पढ़ाई में जो भी अगर कुछ थोड़ा बहुत भी फायदा होता है तो हम जो अपने मिशन पे काम कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।